अगर जो स्पेसिफिक टाइम का वीज़ा होने के बावजूद इमिग्रेशन अप्लाई हो जाएगी या नहीं। इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद स्टे कर सकें का क्या प्रोसेस होगा, पहले क्या मिलेगा और लास्ट में क्या, और कितने टाइम के पीरियड के बाद आपको मिलने के कितने चांसेस है पुर्तगाल। शेयरिंग अकोमोडेशन प्लस मील एक्सपेंस मंथली कितना होगा। फ्यूचर में फाइनल इमिग्रेंट होने के बाद क्या क्या किन कंट्रीज मूव करने के चांसेस। सवालात मुझसे पूछे गए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से। एक जानने वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चे के हवाले से ये तमाम सवालात मुझसे पूछे हैं, उनके जवाबात मैं आप लोगों को दूंगा। ये सवालात वो हैं जो कि पुर्तगाल आने वाले या शेंजन वीज़ा लेने के बाद पुर्तगाल इमिग्रेशन का सुनने वाले और यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करने वाले तमाम अफराद जितने भी हैं, सबके दिमाग में ये सवालात होंगे। तो जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है या फेसबुक फैमिली है, जितने भी लोग हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा और सबसे यही गुजारिश है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले पुर्तगाल के हवाले से और डेली व्लॉगिंग और एक्सप्लोरिंग के हवाले से। और भाई को जो है वो सपोर्ट भी करते रहो। तो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से पूछा कि मेरा बच्चा काफ़ी एजुकेटेड है और वो पुर्तगाल आना चाह रहा है, तो क्या सिनेरियो है। तो मैंने उनको शुरू में ऐसे ही जवाब दिया कि अगर आपका बच्चा एजुकेटेड है, पुर्तगाल आना चाह रहा है, थोड़ा सा हार्ड लाइफ है यहाँ पे, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 से 2.5 साल सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने बताया पाकिस्तान के हालात वाक़यात के हिसाब से वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहा। तो मैंने उन्हें ये रहनुमाई दी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझसे सवालात पूछे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ उनके क्वेश्चंस और वन बाय वन आप लोगों को तमाम सवालात के जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया है कि पुर्तगाल के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे अगर जो स्पेसिफिक टाइम का वीज़ा होने के बावजूद इमिग्रेशन अप्लाई हो जाएगी या नहीं। सबसे वन क्वेश्चन नंबर उन्होंने किया है कि पुर्तगाल के अंदर जो बच्चा वहाँ से पाकिस्तान से वीज़े पे आएगा यहाँ पे किसी भी शेंजन कंट्री के, वो उसको वीज़ा अगर मिसाल के तौर पे मिला 10 दिन का या 8 दिन का, तो उस वीज़ा पे पुर्तगाल की इमिग्रेशन अप्लाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन का यूरोप के अंदर आने के बाद वीज़े से बहुत कंसर्न नहीं है। क्योंकि आपका जब वीज़ा लग गया, आप यूरोप में लैंड कर गए, तो आप इस क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं कि आप पुर्तगाल के इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो या बशर्ते आपके पास वीज़ा हो। इससे कोई कंसर्न नहीं है। पहले के टाइम पे ये थोड़ा बहुत होता था चक्कर कि आपका वीज़ा वैलिड है तो आपको फ़ायदा है और नहीं है तो नहीं फ़ायदा। अब अगर आप पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, यूरोप का कोई भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है, आप यहाँ पे शेंजन जोन में लैंड कर गए, आप आराम से पुर्तगाल आएँ और अपना इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई नहीं है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया है और ये हो गया और वो हो गया, इससे कोई मसले की बात नहीं है। अब इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद स्टे कर सकेंगे। तो भाई जो बंदा भी पुर्तगाल में आने के बाद यहाँ पे मैनिफेस्ट दी इंतरादा करवा देता है, वो यहाँ पे लीगल है। यहाँ पे पुर्तगाल में वैसे भी आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन मैनिफेस्ट दी इंतरादा कराने के बाद आप यहाँ पे लीगल है, क्योंकि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें निफ निस इंक्लूड होता है। तो इसकी कोई मसले की बात नहीं है। मैंने उनको ये भी बताया, मैंने बोला अगर आपका बच्चा पुर्तगाल आ जाता है तो वो यहाँ पे उसका स्टेटस लीगल ही होगा मैनिफेस्ट दी इंतरादा फाइल लॉक करने के बाद। तीसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, पहले क्या मिलेगा और लास्ट में क्या, और कितने टाइम के पीरियड के बाद। तो भाई इमिग्रेशन पुर्तगाल की जो है उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि आप जब पुर्तगाल के अंदर आ जाते हैं तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, जिसके अंदर जो है अगर आपका लीगल एंट्री है तो लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट, निफ है जिसे फाइनेंस का नंबर होता है, नुमेरो दी फिस्कल कंट्रीब्यूट नंबर, निस है सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसके अलावा जुनता होता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस पे किसके बिना पे आपकी यहाँ पे फाइल लॉक हो जाती है। तो फाइल लॉक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे काम करना है और तकरीबन 12 टैक्स जो है आपके
कंपनी जो भी होगी वो पे करे। जिसके अंदर 3 टैक्स वो होने चाहिए जब आप फिंगर का बायोमेट्रिक देंगे तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद। अभी के टाइम के हिसाब से 2 से ढाई साल लग रहे हैं, तो वो 2 से ढाई साल के बाद जब आपका बायोमेट्रिक का टाइम आएगा तब आपके 3 टैक्स कंटिन्यू गए होने चाहिए और आपका जो है सैलरी स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट वो वाला करंट चल रहा हो। उसके बाद आपको इंशाल्लाह बायोमेट्रिक के बाद कुछ टाइम बाद रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। तो ये शुरू से एंड तक अंकल को मैंने यही प्रोसेस बताया और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कन्फ्यूजन होगी कि भाई शुरू से यहाँ पे लैंड हुए, फाइल लॉक करिए और उसके बाद रेजिडेंस तक क्या प्रोसेस है। तो मैंने सब बता दिया आप लोगों को। फाइल लॉक करने के बाद आपने बस काम पे फोकस करना है, आपके टैक्स जाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला 2 से ढाई साल के प्रोसेस के बाद आपको पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा बायोमेट्रिक के बाद, अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उसके बाद अंकल ने मुझसे सवाल किया कि शेयरिंग अकोमोडेशन प्लस मील एक्सपेंस मंथली कितना होगा। पुर्तगाल में जो है अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन देखें तो 150 से 200 के दरमियान आपको मिल जाती है। अगर मैं 200 अंदाज़ा एक आप लोगों को समझाने के लिए, 200 यूरो पुर्तगाल में आपकी अकोमोडेशन है और 100 से 150 यूरो आप खाने पीने का लगा लेते हैं तो तकरीबन ये 350 यूरो हो गया। और 40 यूरो आप लगा लेते हैं मेट्रो के कार्ड का जो कि ट्रैवल करने के लिए होता है। ज़ाहिर है आप काम पे लगेंगे तो आपने काम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी होगी। तो तकरीबन 390 यूरो ये हो गए। और अगर आप कुछ ऊपर नीचे अगर अपना खर्चा करते हैं तो एक लमसम अमाउंट अगर लगाई जाए तो 500 यूरो पुर्तगाल में इस टाइम एक लड़के का शेयरिंग बेसिस पर रहने वाले का खर्चा है। 500 यूरो अगर उसका खर्चा है तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम जो है 750 तक हो गया है। तो तकरीबन 250 से 300 यूरो हर महीने वो अच्छा खाना पीना करके, रिहाइश करके और तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के बाद वो 250 यूरो 300 यूरो मिनिमम अगर उसको सैलरी पे कहीं काम मिलता है तो वो बचा सकता है। अगर मैक्सिमम मिलता है वो उसकी लक है, अगर मिनिमम मिलता है तो 250 से 300 यूरो हर महीने बचा सकता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें 300 यूरो को तो तकरीबन 70,000 से ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो इतने पैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बचा सकता है और इमिग्रेशन भी चल रही होगी उसकी, क्योंकि हम सारे पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स के लिए ही आए हैं। इसके अलावा अंकल ने मुझसे सवाल किया कि जॉब मिलने के कितने चांसेस है पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 100% हैं। सही है, ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती, आपको कोशिश करनी पड़ती है। थोड़ा सा हर्डल आते हैं 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन जहाँ पे आपको काम मिले आप वहाँ पे दिल लगा के इंसान के बच्चे की तरह अगर काम करते हैं, अगर कोई बुराई नहीं आती या फिर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं होते या वेदर चेंज नहीं होता, कंपनी आपको नहीं निकालती, तो आप काम करते रहें। जॉब्स हैं, ज़ाहिर सी बात है, कंट्री चल रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पे काम होता है। बस काम तलाश करने वाला होना चाहिए, नीयत साफ़ और मंजिल आसान वाला सीन है। मैंने अंकल को यही बताया कि काम मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा सवाल किया मुझसे कि स्टार्टिंग सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं पुर्तगाल में। स्टार्टिंग सैलरी जैसे कि आप लोगों को पता है 2022 के अंदर 705 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट होता था और अब जो है 2023 में जो है 50 यूरो बढ़ गया है। अभी सैलरी तो नहीं आई लेकिन न्यूज़ में यही आया है कि 50 यूरो बढ़ गया है, तो 755 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम सैलरी 2023 में 755 यूरो होगी। तो 705 यूरो मिनिमम सैलरी है। अब डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होती है लेकिन इससे कम सैलरी पे कोई आपको पुर्तगीज़ कंपनी या पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट या पुर्तगीज़ फैक्ट्री कोई भी नहीं रखेगी। 755 यूरो। इसके अलावा स्टडी भी साथ में करनी हो तो सैलरी हेल्प करेगी। तो मैंने अंकल को ये बोला, अंकल जब आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है और फाइनेंशियली पीछे से स्ट्रांग नहीं है तो ज़ाहिर है वो मेहनत करेगा, काम करेगा यहाँ पे, और काम के साथ यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट लाइन में, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन के अंदर एक डायरेक्ट जॉब नहीं होती कि सुबह 8 से 4 की जॉब है। पाउज होते हैं उसके अंदर, जैसे 10 बजे से 4 बजे तक काम है, फिर 4 से 7 ब्रेक है, फिर 7 से 11 काम है, इस तरह के होते हैं। उस शेड्यूल के अंदर स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर ट्रैवल डिस्टेंस, कहाँ पे आपका काम है, कहाँ पे रिहाइश है। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर वो फाइनेंशियली पीछे से स्ट्रांग नहीं है, मतलब आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसको कोशिश करें कि काम पे फोकस करने दें, डॉक्यूमेंट्स उसके बन जाएं। डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है फिर अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर ले,
और मैंने उनको ये सजेस्ट नहीं किया कि भाई वो यहाँ पर आए और स्टडी पे फोकस करे, क्योंकि जब एक लड़का फाइनेंशियली तौर पे पीछे से स्ट्रांग नहीं है और वो यहाँ पे कमाने के लिए आ रहा है, तो फिर उसको अपने जॉब पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लाइफ है यहाँ पे। और ये मेरी अपनी राय थी, बाकी कुछ लोग मैनेज कर सकते हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है। इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए लॉयर रफली क्या चार्ज करेंगे? तो मैंने उनको ये बोला कि इमिग्रेशन के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको बनवाने होते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि खुद बन जाते हैं। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया है कि जब उनका बेटा यहाँ पे आएगा, तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो जो चीज़ का उसे नई हेल्प हो सकेगी, मतलब गाइडेंस की, तो मेरी वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें देख सकता है कि मैंने किस तरह कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया। मैंने यहाँ पे लीगल एंट्री और फाइनेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो पैसे दे के बनवाए थे। लीगल एंट्री में मैं हॉस्टल में रुका नहीं था, तो मैंने उनको पैसे दिए थे। और उसके अलावा फाइनेंस मेरा बन रहा नहीं था, और मेरा कोई यूरोप के अंदर जानने वाला नहीं था जो मेरे साथ ऑफिस जा सके। मेरा दोस्त काम पे मसरूफ़ था, तो मैंने फाइनेंस बनवाने के लिए पैसे दिए थे। उसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं वो बन जाते हैं। इसके अलावा पूछा गया, फ्यूचर में फाइनल इमिग्रेंट होने के बाद क्या क्या किन कंट्रीज मूव करने के चांसेस हैं? तो फ्यूचर में फाइनल इमिग्रेशन हासिल करने के बाद, मतलब बाद 7-8 साल बाद, जब आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जब आपको पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल जाता है, तो पुर्तगीज़ पासपोर्ट 186 कंट्रीज़ जो है ऑन अराइवल है। और दुनिया में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और कनाडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है इसका। और आपके लिए 186 कंट्रीज़ खुल जाते हैं। तो फिर आप इंग्लैंड मूव करना चाहें, कनाडा मूव करना चाहें, ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहें, अमेरिका मूव करना चाहें, या शेंजन जोन में 27 कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, लुत्फानिया है, ऐसे सारे कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन एरिया में हैं। आप वहाँ पे बेल्जियम जा सकते हैं, शेंजन के जितने भी कंट्री है वहाँ भी जा सकते हैं। तो जब तक वो प्रोसेस होगा उस टाइम तक बच्चा भी थोड़ा सा हालात वाक़यात से गुज़र चुका होगा, और उसका दिमाग खुल जाएगा कि उसने कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो ये कुछ सवालात थे, और उसके बाद जब मैंने उन्हें जवाबात दिए, तो आज उनका एक मुझे सवाल आया कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि आप पुर्तगाल आएँ और अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद के जो है आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही मैसेज किया कि भाई, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ख़रीदना है तो फिर ये सारी मालूमात मुझसे लेने की क्या ज़रूरत है आपको, मेरा क्यों टाइम आपने बर्बाद किया है। क्योंकि यार, अगर आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है और वो किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद रहा है, तो फिर उसके आने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। वो फिर किसी और कंट्री में बैठ जाए, वहाँ पे अच्छे पैसे कमा के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट भी, अगर खुदा ना खास्ता एंड में कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, या टैक्स नहीं गए हुए, या कोई भी सिनेरियो हो जाता है, तो फिर आप जो है 2-2.5 साल बाद जो है वापसी 3 साल के लिए लटक जाओगे। मैंने उन्हें यही मशवरा दिया कि आपका बच्चा जब यहाँ पे आता है, 2.5 से 3 साल, 2.5 से 2 साल में तकरीबन 30 महीने होते हैं अगर लमसम देखा जाए। 30 महीने के अंदर जो है आपका बच्चा यहाँ पे 12 टैक्स पे करने, काम ढूंढे, काम करे, टैक्स जाएगा, कंपनी देगी, और आपका बच्चा एलिजिबल हो जाएगा रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। उससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ सिनेरियो था। होपफुली आप लोगों को ये तमाम सवालों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल भाई का लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम लोगों को सबसे पहले मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।